Hello everyone, welcome to my YouTube channel which is RG Classes and कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। लेक्चर्स रिकॉर्ड करने में थोड़ा टाइम लग गया, बीच में ज़्यादा लंबा गैप हो गया बिकॉज आई वॉज नॉट वेल एंड देन होली आ गई एंड आई वॉज बिजी। सो आज से हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट टॉपिक हमने फ्रिक्शन पढ़ा था, तो आज से हम ग्रेविटेशन पढ़ने वाले हैं और आई होप कि आपको लेक्चर समझ में आ रहे हैं। जैसा भी आपको लग रहा है आप प्लीज मुझे फीडबैक दीजिए और अच्छा लग रहा है तो आप शेयर कीजिए एंड लाइक एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। ओके, सो आज हम स्टार्ट करते हैं ग्रेविटेशन। लेट मी शेयर माय स्क्रीन फर्स्ट। या फाइन। सो आवर टॉपिक इज ग्रेविटेशन। आप लोगों ने इसके बारे में सुना तो बहुत होगा, ठीक है, लेकिन एक्चुअली जो सुना है वो नहीं होता है। तो ग्रेविटेशन का मतलब एक ग्रेविटेशन होता है, एक ग्रेविटी होता है, ठीक है। बहुत बार हम एक दूसरे को रिप्लेस कर देते हैं, ग्रेविटेशन की जगह ग्रेविटी ये, ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट तो सेम है बट कुछ डिफरेंस है उसमें। तो आज हम वो डिफरेंस पढ़ेंगे, ठीक है, एग्जाम्पल्स भी लेंगे और कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गई, ठीक है। तो ग्रेविटेशन क्या होता है? देखो, ग्रेविटेशन होता है कि इस यूनिवर्स में, इन दिस यूनिवर्स जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, जिनका मास है, विच हैव सम मास, दे अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। इस यूनिवर्स में वो क्या क्या हो सकता है? मून हो गया, कुछ भी, कितनी गैलेक्सीज हैं, कितने प्लैनेट्स हैं, जुपिटर, सैटर्न एंड अर्थ, ये सब, ठीक है। हम भी आते हैं, मैं भी आती हूँ, आप भी आते हैं, ठीक है। इस यूनिवर्स में तो हो सकता है कहीं ना कहीं इस बॉडी में, दिस इज ह्यूमन, दिस इज मी, इस बॉडी में और जुपिटर में भी कहीं ना कहीं अट्रैक्शन हो रहा हो, ठीक है। अट्रैक्टिव फोर्स है दोनों में, मेरा मत कहने का मतलब ये है। तो हर किसी बॉडी में जो भी मास है, विच इज हैविंग फाइनाइट मास, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशन, ठीक है। ये ग्रेविटेशन होता है। अब यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है? इसी की डेफिनेशन है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। देखो, force is directly proportional to mass of a one body, mass of a two body divided by distance between them, ठीक है। Gravitational force is directly proportional to the mass of one body, mass of second body and inversely proportional to the distance between them, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया क्या होता है? अब ये मास जो है m1 और m2, इस यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। अभी मान लीजिए ये सैटर्न है, ये जुपिटर है, ठीक है, ये भी हो सकती हैं। मान लीजिए ये m1 मैं हो सकती हूँ, m2 आप हो सकते हैं, ठीक है। ये क्योंकि हम भी तो इसी यूनिवर्स में आते हैं, तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये हम दोनों के बीच भी हो सकता है, ठीक है। तो ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होता है। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी जो कांस्टेंट है, हम इसको हटाएंगे, ठीक है। तो जब इस तरह के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो कांस्टेंट वो होता है, उसको हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करते हैं, दैट इज कैपिटल जी। एंड जो था पहले वो बाकी सब सेम रहेगा। दिस इज द फाइनल फॉर्म। फोर्स इज इक्वल टू जी m1 m2 बाय डी स्क्वायर। समझ में आ गई आपको बात? ओके। अभी हो सकता है यहाँ पर मासेस नेग्लिजिबल भी हो सकते हैं। मान लो m2 है सन, m1 है मी, ठीक है। तो अब मेरा मास और सन का मास तो बिल्कुल कंपैरेबल ही नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो मेरा मास होगा वो क्या, m1 इज लेस देन m2, करेक्ट। तो m1 इज नेग्लिजिबल हियर,
ओके, तो ये सब चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, लेकिन फॉर्मेट यही है। अब डिपेंड करता है कि मासेस अगर आपको गिवन है तो आप अगर M2 बहुत ज्यादा है तो हम M1 को क्या कर सकते हैं, नेग्लिजिबल भी कर सकते हैं, नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं। लेकिन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यही कहता है फोर्स इज इक्वल टू G इंटू M1 M2 बाई डी स्क्वायर। करेक्ट। अब G की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं। G की वैल्यू होती है 6.67 into 10 raised to power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, अब ये कैसे आई, यहां से देखिए, G इज इक्वल टू फोर्स इंटू डी स्क्वायर डिवाइड बाय M1 इंटू M2। ओके, तो यहां से अभी यूनिट्स की बात करें तो फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। मास की यूनिट क्या हो जाएगी, केजी स्क्वायर। तो ये हो गया जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, और ये हमेशा कांस्टेंट होती है। ठीक है, अब यह बोलेंगे तो आप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब यह देखिए, इस लॉ के हिसाब से तो कोई भी दो पर्सन है अर्थ पे, वो भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करने चाहिए, मतलब एक दूसरे की तरफ पुल करने चाहिए, तो क्यों नहीं करते। सोचने की बात है, क्योंकि यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन तो यही कहता है कि इस यूनिवर्स में जो भी दो ऑब्जेक्ट्स है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पर बात ये कि हम लोग अट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन जिस फोर्स से अर्थ हम दोनों को अट्रैक्ट कर रही है वो उससे कहीं ज्यादा है। तो वो जो जिस फोर्स से हम एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं वो उसके सामने नेग्लिजिबल है। ठीक है, दैट्स व्हाई वी डोंट फील लाइक दैट वी आर अट्रैक्टिंग ईच अदर बाय ए फोर्स। ठीक है, बिकॉज जो अर्थ का ग्रेविटेशन फोर्स है वो बहुत ज्यादा है और हमारा फोर्स उसके सामने कुछ भी नहीं है। दैट्स व्हाई वी आर नॉट अट्रैक्टिंग ईच अदर। ओके, ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। अभी आती है बात ग्रेविटी पे। अब देखो, ग्रेविटेशन में तो हम बोल रहे थे कि पूरे यूनिवर्स की बात कर रहे थे कि यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते, लेकिन ग्रेविटी में हम क्या करते, वहां पर M1 M2 था। ठीक है, ये कुछ भी हो सकता था। लेकिन ग्रेविटी में क्या होता है कि एक मास ऑफ बॉडी इज अर्थ। ठीक है, एक को हमने फिक्स कर दिया, दैट इज अर्थ, एंड अदर कैन बी एनीथिंग। ठीक है, ये कुछ भी हो सकती है, मैं हो सकती हूँ, कोई और प्लेनेट हो सकता है, सन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, M2 कैन बी एनीथिंग बट M1 इज फिक्स्ड, इट इज अर्थ। अब हम अर्थ की बात करेंगे यहाँ पर इस ग्रेविटी में। ठीक है, ग्रेविटी में हम अर्थ की बात करते हैं। अभी देखो, G इज इक्वल टू, अब फोर्स जो हमने लास्ट यूनिवर्सल लॉ में क्या था, फोर्स इज इक्वल टू G इंटू M1 M2 बाई डी स्क्वायर। और यहाँ पर अब ये मैं ग्रेविटी की बात कर रही हूँ, तो G इंटू M1 M2 बाय डी स्क्वायर, एंड M1 इज अर्थ हियर। ठीक है, अभी देखो, अर्थ का जो मास है वो बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, अब अगर अर्थ और M2 का मैं कंपैरिजन करूं, ठीक है, मान लो मैंने कोई कंपैरिजन वाली बॉडी ले ली, तो M2 का मास क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। मीन्स M1 इज ग्रेटर 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 देन M2, तो M2 इज नेग्लिजिबल हियर। ठीक है, M2 क्या हो गई, नेग्लिजिबल। तो यहाँ पर सिर्फ मास ऑफ अर्थ कंसिडर किया जाएगा। ओके, अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। G इज इक्वल टू G की वैल्यू हमें पता है 6.67 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 11, और M1 इज मास ऑफ अर्थ, एंड D स्क्वायर इज रेडियस ऑफ अर्थ। दिस इज रेडियस ऑफ अर्थ। ओके, तो ये हमारे पास वैल्यूज हैं, इनको हम कैलकुलेट करके G की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज 9.8 meter per second square. So this is acceleration due to gravity. This is called acceleration due to gravity.
अभी आप देखिए, मान लीजिए अर्थ पे हम खड़े हैं, तो मैंने ऊपर से एक स्टोन को नीचे की तरफ छोड़ा, ऐसे ऐसे छोड़ दिया अर्थ स्टोन को, ठीक है। तो जिस फोर्स से वो अर्थ की तरफ आ रहा है, ठीक है, तो स्पीड से आ रहा है ना, दैट इज कॉल्ड जी, फ्री फॉल। दैट केस इज कॉल्ड फ्री फॉल, कि वहां पे बीच में कोई भी फोर्स ना लगे और अर्थ सिर्फ उस पर ग्रेविटेशन फोर्स लगा रही है, अपनी तरफ पुल कर रही है, दैट इज एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड इट्स वैल्यू इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये एक्सलरेशन है, ठीक है। एक्सलरेशन पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ा है, अगर आपको नहीं पता है तो आप पढ़ लीजिए। ओके, सो दिस इज एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, अभी हम बात करते हैं एक एग्जाम्पल की। मान लीजिए अर्थ पे मैं एक ऊपर से एक स्टोन फेंक रही हूँ और एक पीस ऑफ पेपर है, ठीक है। स्टोन है और पीस ऑफ पेपर है। अब इन दोनों को मैं एक साथ छोड़ रही हूँ अर्थ पे। अब देखो, ग्रेविटेशन एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी के हिसाब से क्या आया था कि जो जी है वो मास ऑफ द बॉडी पे डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, वो मास ऑफ द अर्थ एंड रेडियस पे, ठीक है, रेडियस ऑफ द अर्थ। लेकिन क्या बॉडी उस पे आ रही है, क्या उसके मास से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, शेप साइज मास कुछ भी उसको फर्क नहीं पड़ता, जो वैल्यू है वो कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। तो उसके मास पे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इट मीन्स क्या, कोई भी चीज मैं ऊपर से डालूंगी तो वो सेम टाइम पे पहुंचनी चाहिए अर्थ सरफेस पे, और सेम फोर्स लगना चाहिए, ठीक है। लॉ तो यही कहता है ना। तो ठीक है, अब मैंने एक स्टोन लिया, ये स्टोन लिया और एक मैंने पेपर लिया। मान लीजिए मैं दोनों को एक साथ छोड़ रही हूँ नीचे, ठीक है। तो ये दोनों एक साथ आने चाहिए, लेकिन एक साथ नहीं आएंगे, बिकॉज देयर इज ए एयर प्रेजेंस ऑल्सो। अब ऊपर से नीचे आ रहा है, आप सोचिए पत्थर, आप एग्जाम्पल आप ये चीज करके भी देख सकते हैं, पत्थर को आप डाले और पेपर को आप डाले, तो पेपर ऐसे उड़ता उड़ता कहीं और चला जाएगा, और जो स्टोन है उसके पास मास ज्यादा है, तो वो जो एयर रेजिस्टेंस है, जो बीच में जो हवा आ रही है ना, उससे वो क्रॉस करके पहले नीचे जाएगा। लेकिन जो पेपर है वो क्या करेगा, वो एयर रेजिस्टेंस से इतनी जल्दी नहीं लड़ पाएगा, तो स्टोन पहले पहुंचेगा और पेपर बाद में पहुंचेगा। अगर अब आप बोलेंगे कि अगर एयर नहीं हो तो क्या होगा, अगर एयर नहीं है तो दोनों साथ पहुंचेंगे, बिकॉज जो ये जी है, स्मॉल जी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ये मास पर डिपेंड करती ही नहीं है। तो आप कितना भी बड़ा ऑब्जेक्ट ले लीजिए, कितना भी छोटा ऑब्जेक्ट ले लीजिए, लेकिन वहां पर एयर प्रेजेंस नहीं होनी चाहिए, तभी वो एक साथ अर्थ सरफेस पे पहुंचेंगे, ठीक है। तो ये इसका समझाने का मतलब था। ओके, आपको समझ में आ गया होगा। वेरी गुड। अभी देखिए, वेरिएशन इन जी, सॉरी, कि जो ये जी की वैल्यू में ना वेरिएशन भी होता है, तो ये कैसे होता है। अभी देखो, अर्थ का सरफेस है ये, अर्थ हमारी ऐसी दिखती है, तो ये सेंटर है अर्थ का, और ये सरफेस है, हम यहाँ पे रहते हैं। तो अगर मैं इस सरफेस से नीचे की तरफ जाऊंगी दैट इज डी, और अगर मैं इस सरफेस से ऊपर की तरफ जाऊंगी दैट इज एच, हाइट, तो जी की वैल्यू हमेशा कम होगी, जी डिक्रीज ऑलवेज। आज पेन को क्या हो गया, ठीक है। जी इज स्मॉल जी इज मैक्सिमम एट सरफेस ओनली, सरफेस ऑफ द अर्थ ओनली। जो जी की वैल्यू है वो हमेशा सरफेस पे ही ज्यादा रहेगी। अगर आप अपवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे, अगर सरफेस से ऊपर जाएंगे तो भी जी की वैल्यू डिक्रीज होती है, और अगर आप डाउनवर्ड जाएंगे तो भी जी की वैल्यू डिक्रीज होती है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। अभी अगर मैं आपसे पूछूं कि अर्थ जी की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ होती है और मिनिमम कहाँ होती है, पोल्स या इक्वेटर में से, तो देखिए ये इक्वेटर होता है, ये पोल्स हैं, दिस वन इज पोल, दिस वन इज पोल, ठीक है। और अर्थ के सेंटर से कौन सी चीज, अभी अर्थ की एग्जैक्ट शेप होती है ये ऑब्लेट, इस टाइप की है, ठीक है। तो ये इक्वेटर हो गया एंड दिस इज पोल, ये पोल्स हैं यहाँ पर और यहाँ पर। अभी अर्थ के सेंटर से आप देखेंगे कि इक्वेटर
बहुत दूर है, और पोल्स की डिस्टेंस, अब ये वाली भी एक रेडियस है और ये वाली भी एक रेडियस है, ठीक है, ये अर्थ की रेडियस, अब इन दोनों में भी कुछ डिफरेंस है, ये ज्यादा है ये कम है, ठीक है। तो जहां पर कम रेडियस है, अभी हमने पढ़ा था g इज इक्वल टू m/d²। आज पेन को कर दो, सॉरी गाइस, ठीक है। तो जो ये d की वैल्यू है ये पोल्स में कम है, तो जहां पर कम होगी डिस्टेंस वहां पर ग्रेविटी ज्यादा होगी। तो ग्रेविटी इज मैक्सिमम एट पोल्स एंड मिनिमम एट द इक्वेटर, ठीक है। आपको ये बात समझ में आ गई, ये एक नॉर्मल सा फैक्ट है, और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी जाता है एग्जाम्स में। तो आपको बस ये फॉर्मूला दिमाग में रखना है और ये शेप दिमाग में रखनी है ताकि आपको जल्दी से याद आ जाए, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई, ओके। अभी देखिए 2 पॉइंट्स हैं। एंगुलर स्पीड, जिस स्पीड से अर्थ रोटेट कर रही है, ठीक है, अर्थ रोटेट भी कर रही है मतलब कि, और रिवॉल्यूशन भी कर रही है, रिवॉल्व भी कर रही है। तो जिस स्पीड से वो ये रोटेट कर रही है अपने एक्सिस के थ्रू, वो उसकी एंगुलर स्पीड है। अगर एंगुलर स्पीड बढ़ती है अर्थ की तो ग्रेविटी कम होती है, जी डिक्रीजेस, ठीक है। एंड ये ज्यादा होती है इफ एंगुलर स्पीड इंक्रीजेस देन जी, सॉरी, अगर ये डिक्रीज होती है तो जी इंक्रीजेस, ठीक है। ये आपको याद रखने की जरूरत है क्योंकि ये भी सीधे एग्जाम में पूछते हैं, ओके। अभी देखिए, अगर जिस एंगुलर स्पीड से अभी अर्थ रोटेट कर रही है, अगर अर्थ उससे 17 टाइम्स ज्यादा स्पीड से रोटेट करने लगे, 17 टाइम्स उसकी एंगुलर स्पीड ज्यादा हो जाए, तो इक्वेटर पर जो भी बॉडी होगी वो वेटलेस हो जाएगी, मतलब उसको वेट ही फील नहीं होगा, ठीक है। ये एक फैक्ट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने टाइम्स ज्यादा होनी चाहिए ताकि इक्वेटर पर बॉडी वेटलेस फील करे। तो इसके कुछ कैलकुलेशंस है लेकिन वो हमें जानने की जरूरत नहीं है, हमें बस ये फैक्ट जानने की जरूरत है। तो ये मैंने आपको बता दिया है, क्लियर। आपको जी से रिलेटेड जितनी भी चीजें थी आपको समझ में आ गई होंगी कि कब इंक्रीज होती है कब डिक्रीज होती है, कैसे फाइंड आउट करते हैं, किस पे डिपेंडेंट है, ये सब चीजें बहुत जरूरी है जानना, ओके। अभी देखिए हम लिफ्ट केसेस की बात करते हैं। लिफ्ट में भी तो क्या चीज काम करती है भैया, ग्रेविटेशन ही है ना एक तरह से। अभी देखो, एक होता है ट्रू वेट ऑफ ए बॉडी, एक होता है अपीयरेंट वेट ऑफ ए बॉडी, ठीक है। ट्रू वेट होता है जो एक्चुअल वेट है उसका, और अपीयरेंट वेट जो दिखता है, जो वेरी होता है, ठीक है, वो हो जाता है। अभी देखिए लिफ्ट है, अगर लिफ्ट मेरी रेस्ट पे है, अब आपने लिफ्ट यूज करी हुई तो आप सोचिए, जब लिफ्ट रेस्ट पे है, बहुत लोगों को लिफ्ट में चक्कर आते हैं, उल्टी जैसा मन करने लगता है, उनको थोड़ा रेस्टलेस फील हो जाता है लिफ्ट में, ठीक है, जैसा कि मुझे होता है, तो मैं वो चीज फील कर सकती हूँ। तो अगर रेस्ट पे है लिफ्ट, तो जो ये ट्रू वेट ऑफ ए बॉडी है और अपीयरेंट वेट ऑफ ए बॉडी वो इक्वल रहेगा क्योंकि वो अभी रेस्ट पे है। लेकिन जैसे ही लिफ्ट ऊपर जाती है, ऊपर की तरफ डायरेक्शन में जा रही है, तो एकदम से ऐसे वेटलेस सा फील होता है, ठीक है। तो उसका मतलब है वहां पर जो ट्रू वेट है वो कम हो गया है और अपीयरेंट वेट ज्यादा हो गया है, ठीक है। जो हमारा एक्चुअल वेट है वो कम हो गया और जो अपीयरेंट वेट है वो ज्यादा हो गया एक्सलरेशन से, ये अपवर्ड डायरेक्शन में। और जैसे ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाती है, लिफ्ट अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही है तो नहीं फील होता इतना, ठीक है। तो ट्रू वेट इज ग्रेटर देन अपीयरेंट वेट ईयर, ठीक है। तो ये इसमें प्रॉब्लम नहीं होती, इसमें रेस्टलेस फील नहीं होता है। अब मान लीजिए जिस स्ट्रिंग से लिफ्ट कनेक्टेड है, अगर वो स्ट्रिंग टूट जाए, अगर वो स्ट्रिंग टूट जाए बीच में, तो क्या होगा, लिफ्ट का फ्री फॉल होगा, फ्री फॉल हो जाएगा ना लिफ्ट का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो भी ट्रू वेट है वो 0 हो जाएगा, तो हम कोई भी वेट फील नहीं करेंगे और वो वेटलेस कंडीशन हो जाएगी। और यहाँ पर क्या होगा, अपीयरेंट वेट इज ट्रू वेट इज 0 एंड द बॉडी विल बी इन फ्री फॉल इफ द कोड इज ब्रोकन, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, और कोई भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज हमने ग्रेविटेशन का एक छोटा सा पार्ट क्लियर कर लिया है, नेक्स्ट वीडियो में हम कैप्लर्स लॉ पढ़ेंगे। एंड आई एम सो सॉरी फॉर द लॉन्ग ब्रेक, इट वाज लाइक जरूरी नहीं था बट
प्रॉब्लम हो गई थी तो करना पड़ा, ठीक है। लेकिन अभी से क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी, और जैसा मैंने प्रॉमिस किया था कि इन 1 मंथ आई विल कंप्लीट 1 सब्जेक्ट, सो वो नहीं हो पाया, बट आई विल ट्राई टू फिनिश द फिजिक्स पोर्शन वेरी अर्ली, मतलब फटाफट करने की कोशिश करेंगे, ओके। और तब तक आप भी अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए, एंड क्लास हम यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय।